बेहद इंपॉर्टेंट क्लास आप सभी लोगों के लिए, और आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग जुड़ जाइए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। ओके, उसके बाद हम इस क्लास को, इस सेशन को स्टार्ट करते हैं, इस श्रृंखला को, और बहुत ही आसानी से हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे, हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना, तो सबसे पहले यहां से डिस्कस करेंगे। और आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि ये जितनी भी आप लोगों की पीपीटी है, जो भी क्लास होने वाली है, हिंदी इंग्लिश दोनों फॉर्मेट में है। आप लोगों को बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल हताश होने की जरूरत नहीं है कि हमें समझ में नहीं आ रहा है, ये है वो है। सारी चीजें बिल्कुल क्लियर कट अच्छे से हम लोग डिस्कस करेंगे और अच्छे से हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं, आगाज करते हैं इस श्रृंखला का। और आप सभी का स्वागत, अभिनंदन, वंदन। जो भी जुड़ चुके हैं, जो भी हमारे भाई बहन जुड़े हुए हैं, वो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए एक बार और उसके बाद फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और उसके बाद फिर ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे। तो सबसे पहले इस पे डिस्कस करते हैं। प्रस्तावित पंचायती राज विभाग द्वारा पंचायती राज अधिनियम की धारा 15 के तहत, किसके 15 के तहत उद्देश्य क्या है कि विदेश में बसे उत्तर प्रदेश के निवासी अब अपने पैतृक गांव में दान स्वरूप निर्माण कार्य करवा सकें। ठीक है, हर एक पॉइंट बिल्कुल अच्छे से, हर एक पीपीटी बिल्कुल बेहतरीन है। ठीक है, कार्य की लागत में न्यूनतम 60% धनराशि दान स्वरूप शेष राज्य सरकार 40% आप लोग जो लागत है वो लगा सकती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के स्कूलों में समाप्त, जो आप लोगों का स्कूल है जो उत्तर प्रदेश के, उसमें सप्ताह में अब कितने घंटे पढ़ाई होगी, इस पे हम लोग चर्चा करते हैं। तो नई शिक्षा नीति के अनुसार, नई शिक्षा नीति के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के स्कूल में सप्ताह में अब 3 घंटे पढ़ाई होगी। मात्र आप लोगों की जो मात्र 29 घंटे होगी, कितनी होगी, 29 घंटे आप लोगों की पढ़ाई होने वाली है। तो एक बार और इसको हम डिस्कस करेंगे कि उत्तर प्रदेश की जो नई शिक्षा नीति के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के स्कूलों में सप्ताह में अब कितने घंटे पढ़ाई होगी। तो मात्र आप लोगों की जो पढ़ाई होगी वो 29 घंटे आप लोगों की पढ़ाई होने वाली है। महीने के 2 शनिवार के अवकाश रहेंगे। क्या रहेगा, महीने में 2 शनिवार के आप लोगों के अवकाश रहने वाले हैं। और उसके बाद प्रदेश में क्या, प्रदेश में स्कूली कक्षाओं का सामान्य समय जो है वो अधिकतम 35 मिनट हो जाएगा। कितना हो जाएगा, आप लोगों का जो टाइम है वो 35 मिनट हो जाएगा। केवल प्रमुख विषय जैसे गणित, हिंदी व हिंदी व्याकरण, अंग्रेजी व अंग्रेजी ग्रामर, विज्ञान आदि विषयों पे जुड़ी कक्षाओं का समय 40 से 50 मिनट निर्धारित किया गया है। तो हर एक पॉइंट बिल्कुल क्लियर है। ये वो चीजें हैं जो आप लोगों को नहीं पता है, ये वो चीजें हैं जो आप लोग जिसके नहीं अभी आप लोगों को पता है, लेकिन मैं आप लोगों से बताना चाहता हूं कि हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। आगे हम लोग बहुत सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। स्मार्ट सिटी के उत्तर प्रदेश को मिला शहर, स्मार्ट सिटी में उत्तर प्रदेश को मिला शहर कौन कौन से हैं जो स्मार्ट सिटी में उत्तर प्रदेश को मिले हैं शहर। तो स्मार्ट सिटी में उत्तर प्रदेश को मिले 3 शहर। कौन से 3 स्थान हैं। तो उत्तर प्रदेश गॉट 3 प्लेस इन स्मार्ट सिटी। तो स्मार्ट सिटी मिशन के तहत उत्तर प्रदेश में 10 शहर हैं। कौन कौन से, आगरा, अलीगढ़, बरेली, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मुरादाबाद, प्रयागराज, सहारनपुर और वाराणसी शामिल है। देश के 3 सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट शहर चुने गए हैं। आगरा को देश के तीसरा सबसे स्मार्ट सिटी चुना गया है। और बात करते हैं
नॉर्थ जोन में, जो नॉर्थ जोन है, वाराणसी को सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट सिटी में नंबर 1 पायदान पर रखते हुए पुरस्कृत किया गया है और 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में वाराणसी स्मार्ट सिटी को प्रथम स्थान मिला है। तो हर एक पॉइंट बिल्कुल क्लियर करते हुए चलना है, और जो हमारे भाई बहन जो भी स्टूडेंट लाइव जुड़े हुए हैं वो अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक कर दीजिए। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत कितनी है, कितने यूनिट ऊर्जा है जो खपत होती है, तो इस पे भी चर्चा करना बेहद जरूरी है। उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत जो आप लोगों की है वो 629 यूनिट है। कितनी है? 629 यूनिट आप लोगों की ऊर्जा खपत है। मतलब भारत का प्रति ऊर्जा खपत औसत की बात करते हैं तो ये आप लोगों का 1208 यूनिट प्रति वर्ष हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1208 यूनिट प्रति वर्ष हो जाएगा। और कुछ शहरों में प्रति व्यक्ति खपत की बात करते हैं, 2019-20 का जो आंकड़ा आप लोगों के सामने मैं लेके आया हूं उसमें गुजरात 2388 यूनिट, हरियाणा 2229 यूनिट, पंजाब 2171 यूनिट। आप लोगों को ऐसे ही आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिलेगा। जैसे ये सेम टू सेम है ऐसे ही आप लोगों को एग्जाम में फंसने वाला हर एक पॉइंट है। छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो 2044 यूनिट, दिल्ली 1572 यूनिट, हिमाचल प्रदेश 1527 यूनिट, महाराष्ट्र 1418 यूनिट, राजस्थान 1317 यूनिट, मध्य प्रदेश 1086 यूनिट, उत्तर प्रदेश 629 यूनिट। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन यूपी की बात करें तो आप लोगों को इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि अभी आप लोगों के यूपीएसआई है और आप लोगों का यूपी SSC पेट का एग्जाम है, तो उसके मद्देनजर यूपी वगैरह के पूछ सकते हैं, लेकिन ये पूरा है तो आप सभी को देख लिया। उत्तर प्रदेश का 629 है, बिहार 332 यूनिट, देश में औसत 1208 यूनिट है, ठीक है। तो हर एक पॉइंट अच्छे से क्लियर करते हुए चलेंगे। अब हम बात करते हैं कि नाम परिवर्तन का क्रम। नाम हमारे उत्तर प्रदेश का नाम कैसे पड़ा, किस सन को पड़ा, कैसे क्या हुआ कि यूपी का नाम जो उत्तर प्रदेश का नाम है वो पड़ा। सबसे पहले क्या था? तो सबसे पहले जो यूपी का नाम था वो था उत्तर पश्चिमी प्रांत। क्या था? उत्तर पश्चिमी प्रांत। ये कब था? 1836 से। 1836 में उत्तर प्रदेश का जो नाम था उत्तर पश्चिमी प्रांत था, लेकिन 1937 में ये 1836 से 1937 तक उत्तर पश्चिमी प्रांत ही रहा, लेकिन 1937 से ये संयुक्त प्रांत हो गया। क्या हो गया? ये संयुक्त प्रांत हो गया। लेकिन 24 जनवरी 1950 से अब तक ये उत्तर प्रदेश हो गया। कब हुआ? प्रॉपर तरीके से 24 जनवरी 1950 से ये अब तक उत्तर प्रदेश है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, ठीक है, एनसीआर की बात करते हैं, ठीक है। कैपिटल जो नेशनल कैपिटल रीजन है एनसीआर, उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो एनसीआर में उत्तर प्रदेश में शामिल जिले जो है वो 8 जिले हैं। कौन कौन से जिले हैं हर एक चीज आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये कौन कौन से जिले हैं? तो मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत और आप लोगों का मुजफ्फरनगर और शामली। ये 8 ऐसे राज्य हैं, 8 ऐसे जिले हैं जो एनसीआर में उत्तर प्रदेश के शामिल हुए, ठीक है। तो अब बात करते हैं आगे। अब है राजधानी के नाम में परिवर्तन क्रम क्या है। लखनऊ राजधानी कैसे पड़ी? सबसे पहले जो राजधानी थी 1836 में, जब 1836 में आप लोगों का उत्तर पश्चिमी प्रांत था, तब इसकी राजधानी जो थी वो थी आप लोगों की आगरा। 1836 में आगरा थी, लेकिन जब संयुक्त प्रांत 1937 में हुआ, तब संयुक्त प्रांत जब 1937 में हुआ तो ये 1858 से ही ये आप लोगों का प्रयागराज था। लेकिन जब आप लोगों का 24 जनवरी 1950 में जब उत्तर प्रदेश हुआ, उससे पहले ये लखनऊ कर दिया गया।
मतलब आगरा आप लोगों की 1836 से, प्रयागराज 1858 में, और लखनऊ जो आप लोगों की है पूर्णतः 1935 से अब तक आप लोगों की लखनऊ ही है। ठीक है, अब हम बात करते हैं राजधानी लखनऊ। तो लखनऊ कितने जिलों से घिरा हुआ है? लखनऊ कितने जिलों से घिरा हुआ है? तो आप लोग ये देख सकते हैं, यहां पे लखनऊ है। कहां पे लखनऊ है? ये आप लोगों का लखनऊ है पूरा। तो ये कितने जिलों से घिरा हुआ है, इस पे हम लोग चर्चा कर सकते हैं। हरदोई 1, उन्नाव 2 हो गया, रायबरेली आप लोगों का, सॉरी 1 सेकंड दोस्तों, ये हाँ, लखनऊ कितने जिलों से घिरा हुआ है? तो हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, बाराबंकी, सीतापुर, मतलब 5 जिलों से लखनऊ जो है वो घिरा हुआ है। एक बार और आप लोग क्लियर कर सकते हैं, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली और बाराबंकी, ये 5 जिले जो हैं, 5 डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो लखनऊ डिस्ट्रिक्ट को घेरे हुए। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं कि राज्य का विभाजन, डिवीजन ऑफ यूपी। तो राज्य उत्तर प्रदेश का विभाजन कब हुआ? तो 9 अगस्त 2000 में आप लोगों का ये विभाजन हुआ, जिसमें प्रदेश के 11 जिलों को मिलाकर उत्तरांचल, वर्तमान में जो उत्तराखंड है, क्या वर्तमान में जो उत्तराखंड है, बनाया गया। ये कब बनाया गया? ये बनाया गया था आप लोगों का 9 नवंबर 2000 में। यूपी से, उत्तर प्रदेश से उत्तरांचल जो है वो अलग हो गया था, जिसको प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान में उत्तराखंड कहते हैं। आप लोग यहां मैप में देख सकते हैं, ये हमारा पहले पूरा यूपी था। ठीक है, लेकिन जब ये उत्तराखंड अलग हो गया तो हमारा ये यूपी ऐसा रह गया। ठीक है, ये किस तरह आप लोगों का, किस जानवर की तरह, शेर की तरह, किसकी तरह आप लोगों को लग रहा है, आप लोग कमेंट करके बताइए। समझ रहे हैं? आप लोग देख सकते हैं। अब आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं क्षेत्रफल, एरिया की। तो क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर आप लोगों का क्षेत्रफल है, जो 7.33% ऑफ इंडिया, पूरे इंडिया की बात करते हैं तो 7.33% है। कुल जिले, टोटल डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं तो 75 टोटल जिले हैं, 75 टोटल जिले आप लोगों के यूपी में। ठीक है, अब बात करते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश चौथा स्थान है। जो क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो यूपी का जो स्थान है वो चौथा स्थान है अपने यूपी का। कौन से नंबर का? ये चौथा स्थान है। ठीक है, और सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जिले का क्रम की बात करते हैं तो आप लोगों का नंबर 1 पे है लखीमपुर खीरी, सोनभद्र, हरदोई और सीतापुर। क्या हो जाएगा? सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जिलों का क्रम डिस्ट्रिक्ट वाइज आप लोगों का है। आप लोगों की बात करते हैं तो ये लखीमपुर खीरी, सोनभद्र, हरदोई और सीतापुर हो जाएगा। अगला जो है संत रविदास नगर, ये क्या है? सबसे कम क्षेत्रफल वाले जिलों का क्रम है। तो संत रविदास नगर, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, ये आप लोगों का हो जाएगा। अगला क्या है? अब हम बात करते हैं सबसे उत्तरी जिला, सबसे दक्षिणी जिला, सबसे पूर्वी जिला और सबसे पश्चिमी जिला। तो आप लोगों का एक काम है कि आप लोग ये लिख करके कमेंट करके हमको बताएंगे। ये पूरा हमने दिया है, ये हमने रेड रेड सिंबल भी बना दिया है, बस आप लोगों को नकल करके कमेंट करना है। इससे आप लोगों का रिवीजन भी हो जाएगा। तो आप लोगों को बताना है कि सबसे उत्तरी जिला कौन है उत्तर प्रदेश में, सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है, पश्चिमी जिला कौन सा है और पूर्वी जिला कौन सा है, ये आप लोगों को बताना है। अगली बात करते हैं भौगोलिक सीमाएं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कुल सीमावर्ती प्रदेश। तो कुल सीमावर्ती जो प्रदेश हैं वो कितने हैं? तो ये आप लोगों के 9 हैं। आगे हम चर्चा करेंगे कौन कौन से हैं। ठीक है, और एकमात्र सीमावर्ती देश है वो कौन सा है? तो ये आपका नेपाल है।
इसकी सीमा कितनी है? तो इसकी 579 किलोमीटर। कितनी? 579 किलोमीटर आप लोगों के सीमा साझा करता है। ये किससे करता है? ये यूपी से करता है। अब आगे बात करते हैं हम लोग। यूपी से लगा सबसे लंबी सीमा वाला राज्य कौन सा है? यूपी से लगा सबसे लंबी सीमा वाला राज्य कौन सा है? यूपी से लगा सबसे छोटी सीमा वाला राज्य कौन सा है? राज्यों की सीमा स्पर्श करने वाला जिला कौन सा है? और 3 राज्यों की सीमा स्पर्श करने वाला जिला कौन सा है? इस पे सब आगे हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं बता दूं कि उत्तर प्रदेश में कुल जो आर्थिक संभाग की बात करते हैं तो ईस्ट, वेस्ट, सेंटर और आप लोगों का बुंदेलखंड, ये आप लोगों का हो जाएगा। ठीक है। और उत्तर प्रदेश में कृषि जलवायु क्षेत्र जो है वो कितने हैं? वो टोटल 9 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? टोटल 9 आप लोगों के हो जाएंगे। आगे बात करते हैं कि राजकीय चिन्ह के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। क्या करते हैं? राजकीय चिन्ह के बारे में चर्चा करते हैं। तो राजकीय चिन्ह एक वृत्त के भीतर 2 मछली, तीर, कमान। तो ये कहां से लिया गया है? ये आप लोगों को पता है तो कमेंट करके बताइए। ये जो मछली ली गई है ये लखनऊ में रूमी गेट बना हुआ है उससे ली गई। ये नदी आप लोगों की गंगा है। ये तीर किसका है? ये सारी चीजें आप बताइएगा। राजकीय पक्षी की बात करते हैं, स्टेट बर्ड्स की, तो सारस है। क्या है? स्टेट बर्ड क्या है? सारस। सारस आप लोगों को सिंपल भाषा में देखने को मिलेगा, लेकिन आप लोगों के एग्जाम में जो आने वाला पॉइंट है वो है क्रॉन्च। क्या है? क्रॉन्च आप लोगों का एग्जाम में आने वाला है, तो ये भी हम लोगों को याद रखना है कि इसको और क्या बोलते हैं। तो ये आप लोगों का सारस हो जाएगा, आप लोग यहां देख भी सकते हैं। स्टेट एनिमल की बात करते हैं तो बारहसिंगा। क्या है? बारहसिंगा आप लोग देख सकते हैं इसको, ये आप लोगों का स्टेट एनिमल है। स्टेट ट्री राजकीय वृक्ष की बात करते हैं तो अशोक आपका है। फ्लावर की बात करते हैं तो पलास। पलास आप लोगों ने देखा है कि नहीं देखा? आप लोग यहां देख सकते हैं, पलास है। लेकिन आप लोगों के एग्जाम में जो आने वाला पॉइंट है वो है पलास नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि पलास सबको पता है। ये पूछा क्या जाएगा? ढाक पूछा जाएगा, या जंगल की आग किसे कहते हैं ये आप लोगों से पूछा जाएगा। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि क्या पूछा जा रहा है, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हमको याद क्या करना है। तो यहां पे जब राजकीय पुष्प की बात करेगा तो जंगल की आग या आपके एग्जाम में आएगा या ढाका आएगा। उसमें पलास नहीं दिया होगा, क्योंकि पलास तो सबको पता है कि ये हो सकता है। तो आपका जो यहां जानने वाली बात है वो है जंगल की। जब पूछा जाएगा एग्जाम में कि जंगल की आग किसे कहते हैं तो वहां ऑप्शन दिया होगा ढाका, तो आप लोगों को ढाका लगाना है। पलास दिया होगा तो सिंपल सा है, पलास लगा देंगे। ठीक है। राजकीय खेल की बात करते हैं, स्टेट गेम की बात करते हैं तो ये हॉकी हो जाएगा आप लोगों का। और राष्ट्रीय नृत्य की बात करते हैं, डांस की बात करते हैं तो ये हमारा कथक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कथक हो जाएगा आप लोगों का ये यहाँ पे। ठीक है। अब आगे बात कर लेते हैं। यूनेस्को द्वारा घोषित उत्तर प्रदेश में स्थित विश्व विरासत स्थल कितने हैं? तो विश्व विरासत स्थल की बात करते हैं यूपी के अंदर तो ये हमारे 3 हैं। आप लोगों से सिंपल क्वेश्चन आएगा कि यूनेस्को द्वारा घोषित उत्तर प्रदेश में स्थित विरासत स्थल कितने हैं? तो आप लोगों को बताना है 3 हैं। कौन कौन से हैं? आगरा 1983 में जो बनवाया गया था, आगरा का किला। ताजमहल 1983 में, ये आप लोग ताजमहल देख सकते हैं। और फतेहपुर सीकरी जो 1986 में। ठीक है। तो ये आप लोग देख सकते हैं। अब यहां क्वेश्चन क्या है जो आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि इन तीनों को किस किस ने बनवाया है। ठीक है। ये आप लोगों का कर्तव्य है, आप लोगों का रिवीजन होगा, अच्छे से होगा। अब हम बात करते हैं यूनेस्को द्वारा घोषित भारत में स्थित विश्व विरासत स्थल कितने हैं? तो ये आप लोगों के 42 हैं। कितने हैं? 42 हैं। ठीक है।
जिसमें सांस्कृतिक स्थल जो है वो आप लोगों के 34 हैं, प्राकृतिक स्थल जो है आप लोगों के वो 7 हैं, और मिश्रित स्थल जो है आप लोगों के वो 1 है। टोटल आप लोगों के 42 हैं। तो ये जो आंकड़ा है, ये जो डाटा है, आप लोगों को याद रखना है। अब हम बात करते हैं भारत में विश्व विरासत स्थल कौन कौन से हैं, कहां कहां हैं। तो ये आप लोग यहां मैप में देख सकते हैं सिंपल से। अब आगे हम लोग बात कर लेते हैं नेशनल वर्ल्ड आप लोगों की हेरिटेज साइट जो है वो 7 है। कौन कौन से हैं? काजीरंगा नेशनल पार्क असम में है, ये आप लोगों का जो है 1985 में हुआ था। और ये आप लोग इसको एक काम करिएगा, इसको ऐसे ही बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लेना है और अच्छे से पढ़ लेना है। हमारा इस वीडियो का यही मोटो है कि आप लोगों के पास अधिक से अधिक जो चीजें हैं वो प्रोवाइड की जाएं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को देखना है, हर एक पॉइंट हमने अच्छे से क्लियर कर दिया। इसको ऐसे स्क्रीनशॉट लेके आप लोगों को रख लेना है और याद कर लेना है, ठीक है। आप लोगों के 7 हो जाएंगे और 7 ऐसे बिल्कुल याद कर लेना है, ठीक है। ये असम में है, राजस्थान, फिर असम में है आप लोगों का ये मानस, ठीक है। फिर उत्तराखंड में है नंदा देवी, आप लोगों का वेस्ट बंगाल सुंदरबन, ठीक है, नेशनल पार्क आप लोगों का महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला में आप लोगों का है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को ऐसे याद करनी है, स्क्रीनशॉट लेके रख लेना है। अब हम बात करते हैं जो यूपी के अंदर पॉलिटी का पोर्शन है, उस पे हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे और अच्छे से डिस्कस करेंगे, ऐसे ही नहीं हवा हवाई करेंगे, अच्छे से हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो यहाँ क्या है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं राज्य भाषा। क्या है? राज्य भाषा के हम लोग बात करते हैं। तो राज्य भाषा हमारी हिंदी है, लेकिन राष्ट्र भाषा हमारी कोई नहीं है, ये आप लोगों को भी पता है, ठीक है। नगर निगम जितने हैं, जो हमारे नगर निगम है वो टोटल 17 हैं। यूपी के अंदर टोटल नगर निगम जो है वो 17 हैं, लेकिन जो राजकीय भाषा जो हमारी हिंदी है, 1989 से उर्दू जो आप लोगों की है द्वितीय भाषा है, और फर्स्ट भाषा जो फर्स्ट लैंग्वेज जो है हमारी वो हिंदी है, और द्वितीय भाषा जो है वो है आप लोगों की जो राजभाषा है, द्वितीय राजभाषा हमारी उर्दू हो गई। लोकसभा में बात करते हैं लोकसभा सदस्य की, तो 80 लोकसभा सदस्य में सीटें हैं, जिसमें 17 सीटें एससी की हैं। कितनी है? 17 सीटें एससी की हैं। और राज्यसभा की बात करते हैं, टोटल 31 सीटें हैं। कितनी है? 31 सीटें टोटल यहां होने वाली है। विधानसभा की बात करते हैं तो 403 टोटल जो सीटें हैं विधानसभा में है, लेकिन आप लोगों का जो क्वेश्चन आएगा, वो आप लोगों का जो क्वेश्चन है वो कहां से आएगा? वो यहां से आएगा कि एससी की कितनी सीटें हैं, एसटी की कितनी सीटें हैं, यहां से क्वेश्चन आने वाला है। तो विधानसभा में टोटल 403 सीटें हैं, उसमें से 84 सीटें एससी की हैं, 2 सीटें आप लोगों की एससी की एसटी की है, ठीक है। स्टार्ट जो हुआ था वो 1937 से हुआ था। विधान परिषद की बात करते हैं तो 100 सीटें हैं, उसमें 1/3 आप लोगों की जो है, आप लोगों की 1/3 फॉर लेजिस्लेटिव विधान परिषद की, ठीक है। मंडल की बात करते हैं तो 18 मंडल हैं, ठीक है। बिगेस्ट जो है वो लखनऊ है, मेरठ है, कानपुर है, मतलब 6 डिस्ट्रिक्ट जिसमें है, किसमें है? लखनऊ में है, ठीक है। और आप लोगों के मेरठ में है, कानपुर में है। और स्मॉलेस्ट जो है वो बस्ती है, आप लोगों का ये बस्ती लिखा हुआ है, बस्ती है, आजमगढ़ है और झांसी है, ठीक है। ये आप लोगों के टोटल हो गए। 3 स्तरीय पंचायत, त्रिस्तरीय पंचायत जो है ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और राज्य पंचायत है, ठीक है। सर्वाधिक विधानसभा सीटें वाला जिला जो है प्रयागराज है, 12 सीटें हैं, ठीक है। और आजमगढ़ में 10 सीटें हैं। सर्वाधिक जो क्वेश्चन में आएगा, सर्वाधिक विधानसभा सीट वाला जिला जो है वो आप लोगों का प्रयागराज हो जाएगा,
जिसमें 12 सीटें हैं, और आजमगढ़ की बात करते हैं तो यहां 10 सीटें हैं। ठीक है, हर एक पॉइंट अच्छे से हम लोग क्लियर करते हुए चल रहे हैं। अब बात करते हैं दोहरी विधानमंडल की, डबल लेजिस्लेटिव। तो इन 6 स्टेट, मतलब 6 ऐसे राज्य हैं जहां दोहरी विधानमंडल है। दोहरी विधानमंडल कहां कहां है, तो इस पे हम लोग थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तो दोहरी विधानमंडल जो है वो है उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। कहां है ये? 6 जगह आप लोगों की है जो क्या है, दोहरी विधान मंडल। तो हर एक पॉइंट को अच्छे से क्लियर हो रहा है तो एक प्यारा सा कमेंट करके बताइएगा। और अभी जो हमारे भाई जो भी स्टूडेंट हैं वो अभी लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज लाइक कर दीजिए। ठीक है, अब आगे बात करते हैं हम लोग उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से संबंधित तथ्य। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से संबंधित तथ्य क्या होने वाले हैं? तो उत्तर प्रदेश की प्रथम, देश की भी, उत्तर प्रदेश की और देश की भी पहली महिला राज्यपाल कौन है? श्रीमती सरोजनी नायडू जी। कौन है? उत्तर प्रदेश की प्रथम और देश की भी पहली महिला जो राज्यपाल हैं वो हैं श्रीमती सरोजनी नायडू। ठीक है, ये कब से कब तक रहे? तो 1947 से 1949। अब बात करते हैं 2 बार उत्तर प्रदेश का कार्यवाहक राज्यपाल रहे हैं। कितनी बार? एक्टिव गवर्नमेंट, जो एक्टिव गवर्नर है ये 2 बार रहे हैं। इनका नाम है मोहम्मद शफी कुरैशी। क्या है? मोहम्मद शफी कुरैशी साहब जो हैं वो 2 बार लगातार कार्यकाल में रहे हैं, राज्यपाल रहे हैं। ये एक्टिव गवर्नर रहे। एक्टिव गवर्नर क्या होता है? एक्टिव गवर्नर वो होते हैं जब गवर्नर की सीट खाली होती है तब इनको अपॉइंट किया जाता है, तब इनकी नियुक्ति की जाती है कि भैया आप आइए, जब तक गवर्नर की सीट खाली है तब तक आप गवर्नर हैं, और उसके बाद जब ये सीट भर जाएगी तो फिर चले जाइएगा, और जब फिर खाली होगी तो फिर आप लोग फिर जो नए किसी को बुलाएंगे या इन्हीं को बुला लेंगे। तो इनको 2 बार एक्टिव गवर्नर बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अब आगे बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से संबंधित तथ्य क्या होने वाले हैं। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात करते हैं। तो उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री, फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो गोविंद बल्लभ पंत। गोविंद बल्लभ पंत साहब फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैं। ठीक है, और उत्तर प्रदेश की प्रथम और देश की भी महिला मुख्यमंत्री तो श्रीमती सुचिता कृपलानी। क्या हो जाएगा? फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो ये हो जाएंगे श्रीमती सुचिता कृपलानी जी। और उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री बनने वाली एकमात्र महिला हैं ये आप लोगों की सुश्री बहन कुमारी मायावती जी। ठीक है, मतलब उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री बनने वाली एकमात्र महिला है जो है सुश्री मायावती। ठीक है, अब अगली बात करते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों से संबंधित तथ्य जो हैं उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो उत्तर प्रदेश के वह मुख्यमंत्री जो उत्तराखंड के भी मुख्यमंत्री थे, उत्तर प्रदेश के वो मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं जो उत्तराखंड के भी मुख्यमंत्री थे, तो वो हमारे थे नारायण दत्त तिवारी। क्या थे? नारायण दत्त तिवारी। आप लोग देख सकते हैं इधर बिल्कुल क्लियर। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के वे मुख्यमंत्री जो भारत के प्रधानमंत्री भी बने हैं। मतलब मुख्यमंत्री तो यूपी के बने ही बने हैं, लेकिन भारत के, अपने देश प्यारे भारत के प्रधानमंत्री भी बने हैं। तो ये चौधरी चरण सिंह जी हैं। चौधरी चरण सिंह, विश्वनाथ प्रसाद सिंह। लेकिन अभी 2024 में चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न प्राप्त हुआ है, भारत रत्न दिया गया है। तो ये भी हमने यहाँ पे क्लियर कर लिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के कितने राजनीतिज्ञ जो भारत के प्रधानमंत्री भी हैं।
उत्तर प्रदेश के जो हैं वो भारत के प्रधानमंत्री हैं जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, चौधरी चरण सिंह, राजीव गांधी, विश्वनाथ प्रसाद जी, चंद्रशेखर और अटल बिहारी वाजपेयी। ये जो है उत्तर प्रदेश की राजनीतिक में जो भारत के प्रधानमंत्री बने हैं, ये उत्तर प्रदेश के निवासी थे लेकिन भारत के प्रधानमंत्री बने हैं। अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों से संबंधित जो तथ्य हैं उस पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश के वे मुख्यमंत्री जिनका सबसे जिसका सबसे कम कार्यकाल रहा है। तो उत्तर प्रदेश के वे कौन से मुख्यमंत्री हैं जिनका सबसे कम कार्यकाल रहा है, जो आप लोगों के सिर्फ 3 दिन का कार्यकाल रहा है। कितने दिन का? 3 दिन का सिर्फ कार्यकाल रहा है। ये कौन से हैं? जगदंबिका पाल। क्या है? जगदंबिका पाल जी हैं जिनका कार्यकाल जो रहा है वो सिर्फ 3 दिन का रहा है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन जो है वो लगाया गया है। उत्तर प्रदेश में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन जो है वो लगाया गया है। तो ये 10 बार लगाया गया है। पहला कब लगाया गया था? 1968 में, और 10वां लगाया गया था 2002 में। ठीक है, हर एक पॉइंट अच्छे से हम लोग क्लियर करते हुए चल रहे हैं। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के विधानसभा से संबंधित तथ्य कौन कौन से। तो 18वीं विधानसभा के अध्यक्ष जो हैं वो सतीश महाना है। कौन है? सतीश महाना, जो भाजपा मार्च 2022 से है। कब से हैं? ये भाजपा के हैं जो मार्च 2022 से हैं, अभी भी हैं, जो 18वें विधानसभा अध्यक्ष हैं सतीश महाना। ठीक है, 18वें विधानसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो ये 47 थी। कितनी थी? 47 टोटल महिलाओं की संख्या थी। उत्तर प्रदेश के ऐसे विधानसभा अध्यक्ष जो मुख्यमंत्री भी बने हैं तो ये आप लोगों के हो जाएंगे श्री बनारसी दास और श्रीपति मिश्र। कौन से हो जाएंगे? श्रीपति मिश्र साहब हो जाएंगे। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के विधान सभा के संबंधित तथ्य क्या हो जाएंगे। तो स्वतंत्रता पश्चात राज्य के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? तो ये हमारे हो जाएंगे राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन। ये आप लोग इनको देख सकते हैं साइड में, यही है साहब। आप लोग सोचते होंगे कि ये तो बाबा जैसे लग रहे हैं, लेकिन जब हमारा देश आजाद हुआ था तो लोग अपने आप को कम देखते थे और देश को पहले देखते थे। देश के लिए मर मिटने का एक जो वो था, वो जुनून था। तो इसीलिए आप लोग देख सकते हैं स्वतंत्रता पश्चात राज्य के प्रथम विधान परिषद सभापति कौन थे? तो श्री चंद्रभान थे। क्या? श्री चंद्रभान थे। ठीक है, अगला क्या हो जाए? न्यायपालिका, जुडिशरी की बात करते हैं, न्यायपालिका की बात करते हैं। तो उत्तर जो है आप लोगों का, जो यहां पे हम लोग बात करते हैं उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट की बात करते हैं। तो जो ये उच्च न्यायालय है, ये इसकी स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1886 में। कब हुई थी? 1886 में स्थापना हुई थी प्रयागराज में। ठीक है, तो हाई कोर्ट कहां है? प्रयागराज में है। और इसकी जो खंडपीठ है, जो इसकी ब्रांच है, वो कहां है? ये लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश इलाहाबाद हाई कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हैं। क्या है? उत्तर प्रदेश इलाहाबाद हाई कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन से हैं? तो ये आप लोगों के हो जाएंगे न्यायमूर्ति श्री वॉल्टन मोर्गन। क्या हो जाएंगे? वॉल्टन मोर्गन हो जाएंगे। अगला क्या है? सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं। तो 1773 में यह स्थापित हुआ था और ये पूरे तरीके से भारत के अंडर में आया था 26 जनवरी 1950 में। कब आया था? 26 जनवरी 1950 में। टोटल हाई कोर्ट इन इंडिया तो 25 हैं, 23 इन स्टेट हैं, 2 यूनियन टेरिटरी। ठीक है,
अब बात करते हैं कितने राज्य में उच्च न्यायालय नहीं है। तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम में जो है वो नहीं। ठीक है, आगे चर्चा करते हैं हम लोग। तो जलवायु की बात करते हैं, क्लाइमेट की बात करते हैं। तो उत्तर प्रदेश की जो जलवायु है वो कैसी है? समशीतोष्ण उष्ण कटिबंधीय। कैसी है? समशीतोष्ण उष्ण कटिबंधीय होने वाली है जो है यहाँ की जलवायु है। सर्वाधिक गर्म की बात करते हैं तो आगरा झांसी सर्वाधिक गर्म है। सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र गोरखपुर है और सर्वाधिक कम वर्षा वाला जो क्षेत्र है वो मथुरा है। क्या है? मथुरा सर्वाधिक कम जो आप लोगों का वर्षा वाला क्षेत्र है। अब हम बात करते हैं जलवायु। सर्वाधिक नम भूमि कहाँ की है? तो ये सोनभद्र की है। कहाँ की है? ये इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सोनभद्र। सर्वाधिक अवनालिका अपरदन से प्रभावित जिला जो है वो है इटावा। क्या है? इटावा है। आप लोग देख सकते हैं, इधर मैंने फोटो भी आप लोगों के लिए लगाया है। अब बात करते हैं वायु अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र जो है वो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश। क्या है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो जाएगा। अगला क्या है? उत्तर प्रदेश। क्या है? उत्तर प्रदेश प्राचीनतम भूभाग का हिस्सा है। तो ये किसका हिस्सा है? तो ये गोंडवाना लैंड का है। किसका है? ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। आगे बात करते हैं तो लाल मिट्टी। लाल मिट्टी मुख्यतः पाई जाती है तो कहां पाई जाती है? झांसी मंडल में। झांसी मंडल में कहां? मिर्जापुर और सोनभद्र में। कहां? मिर्जापुर और सोनभद्र में लाल मिट्टी पाई जाती है। चलास नामक घास। क्या? चलास नामक घास बहुतायत मात्रा में पाई जाती है। तो ये आपका हो जाएगा बुंदेलखंड में। कहां पाई जाती है? बुंदेलखंड में पाई जाती है। घाघरा नदी का बना प्रदेश का सबसे लंबा नदी पुल है। क्या? घाघरा नदी पर बना प्रदेश का सबसे लंबा पुल है। तो ये कौन सा है? ये है चहलारी घाट का पुल। क्या है? चहलारी घाट का ये पुल हो जाएगा। अगला बात करते हैं नदियां, रिवर्स के बारे में। तो हिमालय से जो निकलती हैं वो निकलती हैं गंगा। कौन कौन से निकलती हैं? गंगा, यमुना, शारदा, गंडक, रामगंगा, राप्ती। ठीक है, रामगंगा, राप्ती, गंडक, शारदा, यमुना, राप्ती। मैदानी क्षेत्र से निकलने वाली उत्तर प्रदेश की नदियां जो हैं तो ये आप लोगों की हो जाएंगी गोमती और वरुणा। क्या हो जाएंगी? गोमती और वरुणा हो जाएंगी। दक्षिणी पठार से चंबल, बेतवा, केन, सोन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चंबल, बेतवा, केन और सोन हो जाएगा। गंगा से बाएं किनारे से जो निकलती है, लेफ्ट साइड से जो मिलने वाली नदियां हैं वो कौन सी हैं? ये आप लोगों की हैं RGGGKM। क्या है? RGGGKM। इसका फुल फॉर्म अभी हम आगे चल के आप लोगों को क्लियर करने वाले हैं कौन कौन सी हैं। यहाँ पे स्पेस नहीं बचा इसलिए नहीं बता पाए, आगे हम अभी क्लियर करते हैं। गंगा में दाएं किनारे राइट साइड से मिलने वाली नदी जो है YKTS। तो ये कौन सी हैं? ये आप लोगों की नीचे दी हुई हैं, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं सेंसस की, जनगणना 2011 की बात करते हैं। तो उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या, देश की कुल जनसंख्या का 16.51% है। कितनी है? उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का 16.51% है। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। वहीं बात करते हैं राज्य की कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या की प्रतिशत जो है 77.73% है। किसका? तो जो रूरल एरिया है, जो ग्रामीण क्षेत्र है, वहां की जनसंख्या प्रतिशत की बात करते हैं तो 77.73 हो जाएगा आप लोगों का। सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले कौन कौन से हैं? तो ये हो जाएगा प्रयागराज, मुरादाबाद और गाजियाबाद। कौन कौन से हो जाएंगे?
प्रयागराज, मुरादाबाद और गाजियाबाद सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले हैं। और न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले जो है वो महोबा, चित्रकूट और हमीरपुर हो जाएगा। महोबा, चित्रकूट और हमीरपुर हो जाएगा। हर एक पॉइंट अच्छे से क्लियर करते हुए चल रहा हूं, आप लोग बिल्कुल अच्छे से पढ़िएगा। सेक्स रेशियो की बात करते हैं, लिंगानुपात की बात करते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार जो बताया गया है उस पे हम लोग चर्चा करते हैं। तो उत्तर प्रदेश का औसत लिंगानुपात जो है वो 912 है। कितना है? 912 है। एवरेज सेक्स रेशियो ऑफ यूपी 912। लेकिन चाइल्ड सेक्स रेशियो ऑफ यूपी की बात करते हैं तो ये 902 है। उत्तर प्रदेश में शिशु लिंगानुपात 902 है। कितना है? 902। जो एज की बात करते हैं 0 से 6 साल के बीच की। कब की? 0 से 6 साल के बीच की हम लोग बात करते हैं। और भारत के लिंगानुपात जो है वो 923 है। और शिशुओं की बात करते हैं, चाइल्ड की बात करते हैं तो 919 है। ठीक है। देश में सर्वाधिक अनुसूचित जाति की संख्या वाला जो राज्य है वो उत्तर प्रदेश है। क्या है? उत्तर प्रदेश में एससी बहुत ज्यादा है। कितने हैं? 16.6% एससी सिर्फ यूपी के अंदर रहते हैं। तो यहां जो राजनीति होती है यहीं पे होती है। अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान वाले प्रमुख जिले कौन से? टॉप जो रैंकिंग के हैं, जो जिले हैं, डिस्ट्रिक्ट हैं, उन पे हम चर्चा करेंगे। तो सोनभद्र सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या एवं प्रतिशत सर्वाधिक वन है। क्या है? सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या एवं प्रतिशत सर्वाधिक वन है। कहां? सोनभद्र की बात कर रहे हैं। प्रयागराज की बात करते हैं तो सर्वाधिक न्यायाधीशों वाला उच्च न्यायालय इसको कहा जाता है। ठीक है। सर्वाधिक विधानसभा सदस्य वाला जिला टोटल 12 है। ठीक है। और राज्य लोकसभा आयोग जो है यहीं पे है। ठीक है। अब आगे बात करते हैं तो बात करते हैं उत्तर प्रदेश के प्रथम स्थान वाले प्रमुख जिले। तो रायबरेली सर्वाधिक नहरें, प्रथम रेल कोच फैक्ट्री राज्य की है, रायबरेली की। मथुरा की बात करते हैं, राज्य में सर्वाधिक मेले 86 मेले मथुरा में लगते हैं। ठीक है। अब बिजनौर की बात करते हैं, राज्य का सबसे ऊंचा बांध रामगंगा नदी, रामगंगा नदी सबसे ऊंचा बांध, ये बिजनौर की विशेषता है। बिजनौर के बारे में बात करते हैं। अब आगे बात करते हैं उत्तर प्रदेश के प्रथम स्थान वाले प्रमुख जिले। तो प्रमुख जिले कौन कौन से हो जाएंगे? तो गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर सर्वाधिक साक्षरता प्रति व्यक्ति आय, राज्य का एक फिल्म सेंटर नोएडा, राज्य का प्रथम नाइट सफारी पार्क गौतम बुद्ध नगर में, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क गौतम बुद्ध नगर में। अब आप लोगों का महिला उद्यमी पार्क आप लोगों का गौतम बुद्ध नगर में, सारी चीजें हैं। ठीक है। अब आगे बात करते हैं उत्तर प्रदेश के प्रथम स्थान वाले प्रमुख जिले कौन कौन से। तो ये आप लोगों का जो हो जाएगा, बदायूं सर्वाधिक जिलों से सीमा बनाते हैं, लखनऊ एशिया का प्रथम डीएनए बैंक, राज्य का प्रथम जैव प्रौद्योगिकी पार्क कहां पे है? ये लखनऊ में है। ठीक है। अब आगे चर्चा करते हैं तो केंद्रीय विश्वविद्यालय कितने हैं? वो 6 हैं। 4 सामान्य हैं, एक कृषि है, एक आप लोगों का विमानन है। ठीक है। तो अब इस पे हम लोग चर्चा करते हैं। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जो 1887 में हुआ था, तो इसका इलाहाबाद में है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यूपी में है, अलीगढ़ में है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ में है। राजीव गांधी विमाना विश्वविद्यालय अमेठी में है। रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय ये आप लोगों का झांसी में, कहाँ है?
झांसी में। अब आगे बात करते हैं आप लोगों की कि नंबर ऑफ कांग्रेस सेशन इन उत्तर प्रदेश, तो 9 हो जाएंगे। कौन से, कब? जॉर्ज यूल, क्या जॉर्ज यूल की बात करते हैं तो इलाहाबाद। फर्स्ट ब्रिटिश जो आप लोगों का प्रेसिडेंट थे, कौन थे? फर्स्ट ब्रिटिश प्रेसिडेंट जो है वो यही है। बनर्जी साहब की, उमेश चंद्र बनर्जी की बात करते हैं तो इलाहाबाद 1892। रमेश चंद्र दत्त लखनऊ 1899। गोविंद कृष्ण गोखले, सॉरी गोपाल कृष्ण गोखले बनारस 905। विलियम वेडबर्न इलाहाबाद 910। अंबिका चरण मजूमदार लखनऊ 1916। श्रीमती सरोजिनी नायडू कानपुर प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष 1925। पंडित जवाहरलाल नेहरू लखनऊ 1936। आचार्य जेबी कृपलानी मेरठ 1946, आजादी के समय अध्यक्ष। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कला एवं संस्कृति, आर्ट एवं कल्चर ऑफ उत्तर प्रदेश। तो कथक उत्तर प्रदेश का एक मात्र शास्त्रीय नृत्य है। बाजी अली शाह के दरबार में, वाजिद अली शाह के दरबार में विकसित इस नृत्य कला के अगुआ जो थे वो ठाकुर प्रसाद थे। क्या थे? अगुआ जो थे वो ठाकुर प्रसाद थे। और भारतीय शास्त्रीय नृत्य की प्रमुख शैली जो है वो 8 हैं: कथक, भरतनाट्यम, कथकली, मणिपुरी, ओडिसी, कुचिपुड़ी, शास्त्रीय और मोहिनीअट्टम। ये आप लोगों के 8 हो जाएंगे। ठीक है, आगे क्या है? लोक नृत्य की बात करते हैं तो झूला नृत्य, रस नृत्य, चरकुला और मयूर, ये आप लोगों के नृत्य हो जाएंगे, जो कहाँ पे हैं? वो ब्रज क्षेत्र के। कहाँ के हैं? ब्रज क्षेत्र के हैं। चरकुला नृत्य को घड़ा नृत्य भी कहते हैं, क्योंकि यह नृत्य रथ के पहियों पर जो है घड़ा रख कर किया जाता है। कहाँ किया जाता है? रथ के पहियों पर घड़ा रख कर ये किया जाता है। अब बात करते हैं लोक नृत्य। तो सौरा और शायरा, शौरा और शायरा जो है वो कृषकों द्वारा, घुरिया प्रजापतियों द्वारा, राई महिलाओं द्वारा, द्वीप अहिर द्वारा और कार्तिक जो है वो ख्याल, कार्तिक और ख्याल, ये कहाँ के हैं? ये बुंदेलखंड के हैं। कट घोड़वा, धोबिया, ये धोबी वर्ग द्वारा, नटवरी अहिर द्वारा, ये कहाँ? पूर्वांचल में किया जाता है। आगे बात करते हैं तो कर्मा और शीला, ये खरवार जनजाति करती है, जिसको चौलार नृत्य भी कहते हैं। ये सोनभद्र और मिर्जापुर में होता है। ठणिया, ढरक, ढरकरही, ये सोनभद्र में होता है। कालाबाजी, कलाबाजी, ये अवध में होता है। कहाँ होता है? अवध क्षेत्र में होता है कलाबाजी। आगे बात करते हैं तो ये राज्य के प्रमुख मेले हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक मेले जो है मथुरा में 86 हैं, कानपुर में 80 हैं और सबसे कम मेले पीलीभीत में लगते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा मथुरा, उससे कम 80 जो है कानपुर में और सबसे कम मेले जो है वो हमारे सोनभद्र में हो जाएंगे। अब बात करते हैं व्यक्तित्व की। तो अमीर खुसरो का जन्म मूल रूप से एटा जिले, वर्तमान में कासगंज के जो पटियारी गांव में हुआ था। किसका? अमीर खुसरो का। और ख्याल गायकी का विकास इन्होंने किया, सितार व तबला का आविष्कार किया। तो बहुत ही कलाकार थे ये भी। ठीक है, अब बात करते हैं स्वामी हरिदास की। स्वामी हरिदास का जन्म जो है वो अलीगढ़ में हुआ था और शिष्य तानसेन जन्म ग्वालियर और शिष्य बैजू का जो जन्म था वो गुजरात में हुआ था। ठीक है, स्वामी हरिदास, तानसेन, बैजू, बावरा ने ध्रुपद गायक को समृद्ध किया। किसको? क्या? ध्रुपद गायक को समृद्ध किया।
जो 15वीं सदी में ग्वालियर के राजा मान सिंह तोमर ने इनकी रचना की थी। किसने की थी? मान सिंह तोमर ने इनकी रचना की थी। केंद्रीय हिंदू स्थापना किस शहर में स्थित है? केंद्रीय हिंदू संस्थान किस शहर में स्थित है? तो ये आगरा हो जाएगा। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश धर्म चक्र परिवर्तन दिया था, वो सारनाथ, जिसको प्रेजेंट टाइम में वाराणसी कहते हैं। आगरा शहर की स्थापना की थी सिकंदर लोदी ने 1504 में। तो हर एक पॉइंट क्लियर है और हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी की। तो उत्तर प्रदेश कृषिगत अर्थव्यवस्था है। उत्तर प्रदेश की कैसी व्यवस्था है? कृषिगत जो है अर्थव्यवस्था है। प्राथमिक क्षेत्र जो है यहाँ पे वो आप लोगों का कृषि हो जाएगा, एग्रीकल्चर। और उत्तर प्रदेश में कृषि जलवायु क्षेत्र कौन सी है? तो ये 9 है। कितनी है? 9 है। क्लाइमेट जो है, क्लाइमेट जोन इन यूपी जो है, तो ये 9 है। कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र जो है वो कितने हैं? 20 हैं। उत्तर प्रदेश में मृदा समूह क्षेत्र जो है वो 8 हैं। और उत्तर प्रदेश में आर्थिक क्षेत्र जो है वो 4 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। इकोनॉमी की और बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है गेहूं, गन्ना, चीनी, आलू, आम, अमरूद, कुछ खाद्यान्न के उत्पादन में भी। ठीक है। उत्तर प्रदेश का द्वितीय स्थान है चावल और मिल्क। चावल और मिल्क में जो उत्तर प्रदेश का है वो दूसरा स्थान है। ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं और बात करते हैं सर्वाधिक गेहूं। तो सर्वाधिक गेहूं जो है हमारे गोरखपुर में है। कहां? गोरखपुर। सर्वाधिक अफीम बाराबंकी। प्रदेश की एकमात्र अफीम फैक्ट्री गाजीपुर। ठीक है। प्रतापगढ़ आंवला के लिए, महोबा पान के लिए। पान अनुसंधान एवं पारिस्थितिकी केंद्र जो है वो महोबा में है। आलू अनुसंधान केंद्र बाबूगढ़ गाजियाबाद। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कानपुर में है। दलहन अनुसंधान संस्थान जो है वो कानपुर में है। नेशनल बॉटेनिकल गार्डन जो है वो आप लोगों का लखनऊ में। केंद्रीय पक्षी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो इज्जत नगर बरेली में है। गन्ना शोध परिषद जो है वो सहारनपुर में है। लाल बहादुर शास्त्री गन्ना किसान विकास संस्था जो है वो लखनऊ में है। केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र जो है वो शामली में है। कहाँ है? शामली में है। किसान मित्र योजना 18 जून 2001 को। किसान बही योजना 1992 में। सामाजिक जो आप लोगों की सामाजिक वानिकी योजना जो है 1976 में है। सावधान योजना 2001 से 2 है। स्वयं सिद्ध योजना 2002 से 2003। रोजगार की दृष्टि से सबसे बड़ा क्षेत्र जो है कृषि, एग्रीकल्चर और हथकरघा में। ठीक है। तो साथियों इस श्रृंखला को यहीं तक हम लोग एंड करते हैं। यहीं पे हमने हर एक उस पॉइंट को डिस्कस कर लिया है जो वेरी इंपॉर्टेंट था, और ऐसा कोई पॉइंट नहीं हमने छोड़ा है जो आपके लिए रिवीजन का है। तो साथियों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारे आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए सबसे पहले। ओके साथियों, मिलते हैं एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ, एक नए वीडियो के साथ। और साथियों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करके बताइएगा। हर एक पॉइंट हमने बिल्कुल अच्छे से क्लियर किया है, ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जो हमने अच्छे से क्लियर नहीं किया है, और हर एक चीज़ को हमने बहुत ही बारीकी से देखा है, बहुत ही बारीकी से हमने समझा है, और बहुत ही बारीकी से हमने हर चीज़ को डिस्कस किया है। तो साथियों मिलते हैं नए कंटेंट के साथ, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथियों।